एक ही टीम में एडमिशन हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं कि भैया हमें यूपी स्कॉलरशिप कैसे मिल रही होगी, क्या डेट हो रही होगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या प्रोसेस हो रहा होगा, और जो बच्चे सेकंड ईयर में है जिनको अपना रिन्यूअल होती है, और तुम्हें ये सारी गलती नहीं करनी है, इसलिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है। तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जा रहा होगा। इसके अलावा भी फिर कोई तुम्हारा डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ और तुम्हें गाइड भी कर दे रहा हूँ कि तुम्हारा क्या कैसे प्रोसेस रहने वाला। देखो सिंपल चीज एक जो मैं तुम्हें क्लियर एडवाइस दे रहा हूँ वो यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि भाई अप्लाई कर लेना जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वरना अगर तुम बहुत लेट कर रहे होते हो ना तो बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज तुम्हारा डेटा मिस आउट कर देता है, कॉलेज तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं करता है, या फिर यूपी जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वहां पे ग्लिच आ रहा होता है, बहुत बार तुम जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हो। ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हारे जो डेट्स है तुम्हारे पास जब सब कुछ आ जा रहा हो उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही सही टाइम है तुम्हारे लिए अप्लाई करने का। ठीक। अब सिंपल से दूसरा सवाल कि भैया स्कॉलरशिप आ कितनी रही होती है। देखो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो कहीं ना कहीं आ रही होती है 56,000 के अराउंड। ठीक है। जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं तुम्हारी जो स्कॉलरशिप आ रही होती है वो कहीं ना कहीं 70 to 1 लाख के अराउंड आ रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, और इसके बीच तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जा रही होती है, यानी कि तुम्हारे पास अच्छा खासा अमाउंट आ रहा होता है। तो तुम्हें कैसे भी मिस नहीं करना। अब देखो 4 साल की अगर मैं बात करूंगा तुम्हारी 55,000 भी मैं मान कर चल रहा हूं, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं 2 लाख के अराउंड तुम्हारे पास स्कॉलरशिप आ जा रही होगी, यानी कि अगर तुम्हारी ट्यूशन फीस 8 लाख है तो तुम्हें अपने जेब से सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए देना पड़ रहा है, बाकी 2 लाख रुपए गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है। तो तुम्हारे लिए ये बहुत मतलब एक वैल्यूबल चीज हो सकती है कि हमने घर का पैसा भी बचा सकते हैं, बट इसका कुछ क्राइटेरिया होता है वो तुम्हें समझना है। उससे पहले समझो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे लग रहे होते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ जाते हैं। ये तुम्हारी यूपी ऑफिशियल वेबसाइट थी। ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट में अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा आधार कार्ड लग रहा होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद तुम्हारा यूपी डोमिसाइल और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में निवास सर्टिफिकेट भी बोल रहे होते हैं, कि तुम्हारा आय जाति निवास बनता है ना प्रमाण पत्र, वो ही हो रहा होता है। सिंपल चीज है कि तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र भी लग रहा होगा। अब कैसे बनेगा उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी तुम्हारा नियरेस्ट जन सेवा केंद्र होगा उनके पास जाना, उनसे बोलना कि हमें आय जात निवास अपना बनवाना है, वो तुम्हें बनवा करके दे रहेंगे। कुछ पैसा लग रहा होगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा सब कुछ बन जा रहा होगा। ठीक है। तीसरा हम आ जा रहे हैं करंट इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट यूजुअली क्या होता है कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। एक जो यहाँ पे बच्चों का डाउट आता है कि भैया क्या इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा बन रहा होगा वो हमारे नाम पे बनेगा? नहीं, तुम्हारी कोई इनकम ही नहीं है, तुम्हारे पापा की इनकम है, तुम्हारे पापा के इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारे पापा के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बन रहा होगा। अब मेक श्योर तुम्हें क्या करना है कि देखो इनकम सर्टिफिकेट हमारा 3 साल के लिए वैलिड होता है, बट मैं बोलूंगा कि तुम इस साल अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस साल एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि अगर वो 2026 में जनरेट हो गया, ठीक, तो 27 तक, फिर 27 से 28, फिर 28, 29, ऑलमोस्ट जब तक तुम्हारी बीटेक खत्म हो रही होगी तब तक तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट तुम्हारा 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो तुम्हारे पास हाई चांस है कि तुम्हें बीच में नया इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, तुम्हारे स्कॉलरशिप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि उनका 1 साल इनकम सर्टिफिकेट में बचा हुआ है, फिर भी उन्होंने उसी इनकम सर्टिफिकेट से स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया, फिर बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मेक श्योर तुम्हें क्या करना है, मेक श्योर तुम्हें यह करना है कि तुम्हारा जो इनकम सर्टिफिकेट हो वो नई डेट का हो, पुरानी डेट का इनकम सर्टिफिकेट मत यूज करना। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा लग रहा होता है एप्लीकेबल, यानी कि अगर तुम जो है एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से, तुमने बताया कि एससी एसटी कैटेगरी में तुम्हारी स्कॉलरशिप का अमाउंट ज्यादा आ रहा होता है, तो तुम्हें एससी एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तुमने काउंसलिंग में ऑलरेडी बनवाया होगा तो तुम्हारा सेम वही सर्टिफिकेट चल जा रहा होगा, तुम्हें नए बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, यानी कि तुम्हारा वही 12th का मार्कशीट वगैरह भी लग रहा होता है। ठीक है। करंट एडमिशन प्रूफ, स्टूडेंट आईडी और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी कि तुम्हारा जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां की सारी डिटेल तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारा एडमिशन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी एडमिशन रिसिप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, कितनी फीस कॉलेज तुमसे चार्ज कर रहा है ये सारी चीजें उसमें तुम मेंशन कर रहे होगे। तो एग्जैक्ट ट्यूशन फीस सब कुछ अमाउंट तुम्हारे पास होना चाहिए, हॉस्टल फीस क्या कैसे लग रही है वो सारा अमाउंट तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तुम्हें मेंशन करना पड़ रहा होगा अपने जब स्कॉलरशिप के लिए तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे उसमें। तो ठीक है।
करंट ईयर फी रिसिप्ट, जो मैंने तुमसे बोला कि वही तुम्हारी हेल्प हो जा रही होगी करंट ईयर फी रिसिप्ट से, ठीक है। इसके बाद बैंक पासबुक शोइंग अकाउंट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट नेम। सिंपल चीज है यार, जो भी पैसा है वो तुम्हारे ही अकाउंट में आ रहा होगा, तो तुम्हारी खुद की बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, चेकबुक पासबुक तुम्हारे पास उसका होना चाहिए, उसका फर्स्ट पेज तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसमें सारी डिटेल, तुम्हारे बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तुम्हारा एड्रेस, सब कुछ क्लियरली मेंशन हो। तो तुम्हारे पास पासबुक वगैरह होनी चाहिए। पासबुक वगैरह नहीं है तो मंगा लो, तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, वरना तुम बाद में परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लग रही होती है बेसिकली, जो हम एक प्रिंट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर रहे होते हैं ना, वहां पे हमारा ये सब चीज लग रहा होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओटीआर लास्ट ईयर से यहाँ पे कर दिया गया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोल रहे होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा सब कुछ लिंक हो रहा होता है, तो ये चीज तुम्हें वहां पे कर देना है। और ओटीआर का एक मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, जाकर ओटीआर वाला वीडियो चेक कर लेना कि ओटीआर किस तरीके से करना है, और बाकी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी रखना अपने पास, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हें कॉलेज में भी, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें अटैच करके कॉलेज में भी सबमिट करना पड़ रहा होगा। जो तुम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होगे, वो फॉर्म लेके जाओगे, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, तुम्हारे कॉलेज वाले इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद कॉलेज वाले आगे यूपी को, मतलब जो तुम्हारा AKTU वाला पोर्टल है, यूपी वाला स्कॉलरशिप वाला पोर्टल है, वहां पे ये शेयर कर रहे होते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया किस तरीके से क्या करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला तो तुम जो है यूपी के रेसिडेंट होने चाहिए, यानी कि तुम्हारा जो निवास प्रमाण पत्र है यूपी का होना चाहिए, तुम्हारा यूपी का एड्रेस होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है तुम्हारा कि तुम्हारी जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम, अगर तुम SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2.5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक, पर ईयर। 2.5 लाख पर ईयर की बात है, महीने की बात नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा जनरल है, EWS है, OBC है, तुम्हारी जो फैमिली इनकम है वो ₹2 लाख के अराउंड होनी चाहिए, यानी कि जनरल, EWS, OBC 2 लाख तक आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी वाला जो बच्चा, उसकी इनकम 2.5 लाख तक होनी चाहिए। अगर तुम ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, यानी कि पहला, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, दूसरा, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैंने, मेरा एडमिशन सक्सेसफुल है, मैंने एग्जाम अच्छे तरीके से पास किया, 50+ मेरा % वगैरह है, सब कुछ है, उसके बाद मेरे अगर फैमिली इनकम ये आ रही है, तो मैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। मेन तुम्हारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो तुम्हारी फैमिली इनकम है, जो कि तुम्हारा फुलफिल करना होना चाहिए। अब बहुत सारे केस में क्या होता है कि तुमने अगर बीटेक में एडमिशन लिया, तो बहुत सारे केस में जो नॉन NBA एक्रेडिटेड ब्रांचेस हैं, वहां पे बहुत बार बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, बहुत बार आ भी जा रही होती है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल रही होगी। अगर तुमने नॉन NBA एक्रेडिटेड ब्रांच में एडमिशन लिया है, तो वहां पे शायद तुम्हारी स्कॉलरशिप कभी कभी फंस जा रही होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में नॉन NBA एक्रेडिटेड ब्रांचेस में स्कॉलरशिप नहीं आ रही होती है, ठीक है। अब देखो, हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे ये पोर्टल है, हमारे पास यहाँ पे पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल में व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे तुम्हें सारा शेड्यूल मिल जा रहा होगा, शेड्यूल में तुम्हें डिटेल में समझाते रहूंगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम आए, हमें क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाली स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाली स्कॉलरशिप पे हम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आ जा रहे होंगे, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे जो भी है हम उसको अपना ऑप्शन चूज करते हैं, मुझे मान लो पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, इंटरमीडिएट देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम जाएंगे, और यहाँ पे हम, अगर हम मुझे रिन्यूअल करना है, जो बच्चे मतलब ऐसे हैं जो बच्चे सेकंड ईयर में जिनको रिन्यूअल करना है, वो यहाँ पे जाकर रिन्यूअल वाले उसके लिए कर दे रहे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन सीधे भरे यहाँ पे। और जो बच्चे अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको अपना सारा डिटेल फिल करना पड़ रहा होगा, उनको अपनी सारी डिटेल्स फिर से एंटर करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ रहे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको तुम्हें फॉलो करना है। यहाँ पे तुम आ जाना इस पोर्टल पे, इसकी बिलिंग तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, वहां से जाकर के यहाँ पे आकर के तुम अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपली तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारी वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की, इसकी लिंक भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर के वहां से तुम चेक कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली इनकम ये मैच नहीं कर रही होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फैमिली इनकम 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, तो उनके लिए भी डिटेल भी एक वीडियो स्कॉलरशिप का मैं लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन से स्कॉलरशिप है जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है, और एटलीस्ट तुम्हारा कुछ पार्ट ऑफ द फीस कवर हो जा रहा होगा, या एटलीस्ट तुम्हारा जो पॉकेट फ्रेंडली चीजें होती है ना, मतलब जेब खर्चा हमारा निकल जा रहा होगा स्कॉलरशिप से। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखनी है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।